राइट। सो नमस्कार सबको, वेलकम। आई एम रेनू ठाकुर एंड आई होप आज आप मेरे साथ जो जुड़ रहे हैं दे हैव काफ़ी उनको फ़ायदा होगा। जिस मंशा के साथ ये ज्योतिष पुंज टीवी और अश्विनी गौतम जी ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है, विल बी हैविंग अ सीरीज ऑफ टॉक्स। और जैसा कि मैंने इसके उसमें लिखा था कि जॉइन मी इन द जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, है ना। तो सेल्फ की बात अगर हम करें तो सेल्फ कौन है। रमन महर्षि ने पूछा कि ये क्वेश्चन करते रहोगे कौन हूँ मैं, तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा कि मैं कौन हूँ, है ना। जब तक मनुष्य को ये क्लियर नहीं होता है कि मैं कौन हूँ, तो तब तक वो क्या करता है, दूसरों की तरह बनने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि जैसे बोलते कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गया। सो टिल यू नो व्हाट हु आर यू, आपकी क्या चाहते हैं, आपके क्या डिज़ायर्स हैं, उससे भी पहले आपकी क्या खासियत है, आपकी क्या स्किल्स हैं, आपकी क्या नॉलेज है, आपका एलिमेंट कौन सा है, तत्व कौन सा है। आपने अक्सर सुना होगा ना, हम बोलते हैं कि आई डोंट फील इन माई एलिमेंट हेयर, आई फील वेरी डिस्कम्फर्ट। जैसे हम ज्योतिष की अगर बात कहें तो जो जल तत्व का प्राणी है, जस्ट इमेजिन मछली को हम बोलें कि हवा में उड़ो, वो उड़ सकती है? आई डोंट थिंक वो उड़ सकती है। ओके गाइज, आई जस्ट वॉन्ट टू टेस्ट, कैन यू हियर मी? आप मुझे सुन सकते हैं तो कुछ कमेंट दीजिए, यस बोलिए या कुछ भी बोलिए। सो वेयर डू आई फाइंड आउट वेदर यू आर सॉरी बात कहें तो जो जल तत्व का प्राणी है, जस्ट इमेजिन मछली को हम बोले कि हवा में उड़ो, वो उड़ सकती है? आई डोंट थिंक वो उड़ सकती है। ओके गाइस, आई जस्ट वांट टू टेस्ट, कैन यू हियर मी? आप मुझे सुन सकते हैं तो कुछ कमेंट दीजिए, यस बोलिए या कुछ भी बोलिए। सो वेयर डू आई फाइंड आउट वेदर यू आर क्षमा चाहूँगी, आप ज़रूर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, सब कुछ लिखिए एंड लेकिन उसमें ऐसा बात है कि हम जो आज बात करने वाले हैं उसमें हम आपको ये सिखाते हैं, जैसे हमने उसमें ये भी लिखा है कि कर्म या पुरुषार्थ दोनों में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है। दोनों अपनी अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम ज्योतिष कुंडली को देखें तो वो जो बिसात बिछी हुई है 12 घरों की वहाँ पर, सो व्हाट यू सी देयर, हम 12 घर देख रहे हैं। मनुष्य की लाइफ के वो आंगन है जहाँ वो डिफरेंट एज में खेलता है, जन्म से लेके मरण तक वहीं पर खेलता है। वो माँ के गर्भ से लेकर, जैसे मैंने उस दिन भी कहा था, वूम्ब से लेकर टूम्ब तक हम यात्रा जो करते हैं, तो हमारे यहाँ सनातन उसमें बहुत अच्छे तरीक़ा से उसको 16 संस्कार करके बताया गया है ना। तो मनुष्य जीवन को 100 साल का मानते हुए और उसका उद्देश्य एक ही मानते हुए कि मन ज्योत स्वरूप है, आत्मा जो है वो माइंड के साथ, मन के साथ मिलके शरीर धारण करके जब आई है पृथ्वी पर, वैसे तो बहुत से लोगों में रहती है आत्मा, जाके सैर करती है, जीवन जीती है। तो यहाँ जो भूलोक है, कर्म भूमि है, यहाँ पे मृत्यु लोक जिसको कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको कैसा जीवन जीना है, क्योंकि अगर कुंडली बताती है कि जी भाई कर्मा है आपका, ये आपका कर्म है जो आपने भोगना ही भोगना है, तो उसमें भी 3 तरह के कर्म होते हैं। एक तो हो गया दृढ़ कर्म, जो भोगना ही भोगना है, जैसे अब 10वीं का एग्ज़ाम देना है तो वो आपने ही देना है ना, अगर सर्टिफिकेट लेना है। और दूसरी बात है कर्म, अगर ऐसा है कि आपने अगर किसी को पेन पहुंचाया है तो वो पेन तो आपको सहना ही पड़ेगा। और एक होता है अदृढ़ कर्म, वो ये कि आप किसी को देखकर सीख सकते हैं, सुनकर सीख सकते हैं, कोई नसीहत दे दे उसकी बात सुनकर सीख सकते हैं। और कुछ होते हैं दृढ़ अदृढ़ दोनों तरह के कर्म, कि यू जस्ट सी कि हो भी सकता, अगर आप सॉरी बोल दें, अगर आपको लेसन आ गया तो फिर आपको उसके तरह उसको भोगना नहीं पड़ता उस कर्म। नो, व्हाट इज कर्म का फल, व्हाट इज कर्मा। इनफैक्ट हमारे एक टीचर हैं, बहुत अच्छे हिप्नोथेरेपी के हैं, युवराज जी हैं, तो उन्होंने बहुत ही अच्छी व्याख्या दी है कि जिसके साथ इमोशन जुड़ जाए, जिसके साथ रिवॉर्ड और पनिशमेंट की भावना जुड़ जाए, जब वो काम किया जाए तो वो कर्म बन जाता है। अदरवाइज इट्स जस्ट अ नॉर्मल क्रिया। पेंसिल गिरी, मैंने उठा दी, किसी को मदद की ज़रूरत थी, मैंने कर दी। और अगर मैंने इस भावना के साथ किया कि मैं दान कर रहा हूँ, मैं पुण्य कर रहा हूँ तो मुझे इसका फल मिले,
या मैं ये नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पनिशमेंट मिल सकती है, वो कर्म हो गया। अच्छे हो या बुरे हो, या तो स्वर्ग लोक में भोगेंगे या और लोगों में भोगेंगे या फिर पृथ्वी लोक पे भोगेंगे। और भोगना है जब हमने मनुष्य जीवन में आकर, तो उसके 4 वर्णों की, 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है 100 साल की उम्र मानते हुए। मैं जानती हूँ ज्योतिष में हम 120 साल की महादशा मानते हुए चलते हैं सॉरी, लेकिन आज मैं जो बात करने वाली हूँ वो ये बात करने वाली हूँ कि सब कर्मों से परे, अगर कर्मों से ही सब कुछ होता है, तो अगर कर्म को सही ढंग से कर लिया जाए, एक क्रिया मान के, एक कर्म योगी की तरह। कर्म योगी की परिभाषा वो होती है, वो कर्म करता है बिकॉज इट नीड्स टू बी डन। वो रिवॉर्ड या पनिशमेंट के डर से या रिवॉर्ड की इच्छा से जो नहीं करता है, निर्लिप्त भाव से, जैसे कृष्ण ने कहा है कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचनम। कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, कर्म तेरे हाथ में है, कर्म से नहीं भागना है। जिस समय जिस आश्रम में आप हैं वहाँ की ड्यूटीज तो आपने पूरी करनी है, वो रोल को तो आपने पूरा निभाना है। तो 4 तरह के हम आश्रम की आज बात कर रहे हैं। पहला आश्रम था ब्रह्मचार्य। जन्म के बाद 8वें साल से 12वें साल के बीच में कभी भी बच्चों को, इवन राजा भी अपने बच्चों को, दैट इज एन आइडल पिक्चर, वो एक आइडल पिक्चर 5th सेंचुरी ऑनवर्ड्स ये बनाई गई थी, जस्ट टू गिव सम सोशल नॉर्म्स, ताकि आप सोशल नॉर्म्स को अगर देंगे तो उसमें क्या होगा कि व्यवस्था बनी रहेगी, उत्पात नहीं मचेगा, सब पीसफुली, हैप्पी, हेल्दी, हार्मोनाइज्ड लाइफ जिएंगे, अपने पूरे उद्देश्य को प्राप्त कर सकेंगे, है ना। धन भी कमा सकेंगे, उसको भोग भी सकेंगे, एंड सबका भला भी कर सकेंगे, सब तरह के ऋण भी उठा, हमारे बहुत सारे ऋण होते हैं ना, फैमिली के प्रति, माता पिता के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, प्रकृति के प्रति, हमारे जितने भी ऋण हैं हम उन्हें चुका सके, उसके लिए उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी थी। उनमें से पहली चीज़ आश्रम थी। जैसे मैंने कहा कि जैसे आजकल बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ट्रेनिंग लेने के लिए जाते हैं, कुछ हॉस्टल में चले जाते हैं, तो वहाँ पढ़ने के लिए गुरुकुल में बच्चों को भेजा जाता था। ट्रेनिंग, लाइफ स्किल्स उनको सिखाई जाती थी। लाइफ स्किल सिखाने का और ब्रह्मचार्य का पालन हो, ब्रह्म के समान उनका आचरण हो, उनकी चर्या हो, उनका काम करने का ढंग हो, जो डेली उनका लाइफस्टाइल है उसकी एक नींव बना देते थे, उनकी हैबिट्स को फॉर्म कर देते थे। दे आर वेरी फॉर्मेटिव ईयर्स। अगर हम क्रिटिकल फिल्टर की बात करें जो सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के बीच में होता है, तो उसके फॉर्मेशन को पक के तैयार होने में 8 से 15 साल की उम्र लगती है। वो फॉर्मेटिव ईयर्स में आश्रम में बच्चों को भेजा जाता था ताकि वो सभी तरह की विलासिता से दूर, लग्जरी से दूर, जैसे कहते हैं विद्यार्थी को सुख कहाँ, सुखार्थी को विद्या कहाँ, तो जो सुख की चाहना करता है वो आलस में जा सकता है। नहीं, मैं पहले एसी लगाऊंगा, पहले मैं ये करूंगा, फिर मैं वो करूंगा, फिर मैं पढ़ूंगा, ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। रात को लेट नाइट तक अगर आप वीडियो गेम्स खेलेंगे तो सुबह तो ब्रेन बिल्कुल फॉग ऑफ हो जाएगा, आपको नींद खुलेगी नहीं। सो वो हैबिट फॉर्मेशन के लिए, लाइफ स्किल्स को सिखाने के लिए, क्योंकि अगला आश्रम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले ब्रह्मचार्य आश्रम जो था विद्यार्थी के जीवन का, दैट स्टार्टेड टिल द एज ऑफ 25, उसमें उसकी ट्रेनिंग होती थी 8 साल तक माँ की गोद में। माँ पहली गुरु, प्रथम गुरु मदर होती है और उसकी गोद में उसकी पाठशाला होती है बच्चे की। तो माँ का जो रोल है, विवेकानंद ने भी कहा था कि जहाँ जहाँ नारी की पूजा होती है वो आश्रम, वो घर, वो स्वर्ग बन जाते हैं। विवेकानंद ने भी कहा था, ही सेज कि मैन का कैरेक्टर फाउंडेशन जो बनता है वो माँ के गर्भ से ही बनना शुरू हो जाता है। सो सब माँ को बहुत बहुत ध्यान से आचरण करना चाहिए घर में भी, बिकॉज चिल्ड्रन फॉलो व्हाट यू डू, दे डोंट फॉलो व्हाट यू डू, व्हाट यू से। जो आप कहते हैं वो नहीं वो मानते, वो देखते हैं कि मम्मी कब उठती है, पापा कब उठते हैं, आपस में व्यवहार कैसे करते हैं, आदर पूर्वक करते हैं कि नहीं करते हैं, जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं, नियम से नहाते हैं, भोजन ठीक समय पर करते हैं, एक दूसरे से रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, आलस तो नहीं करते हैं। उनका लाइफस्टाइल क्या, हमें तो बोलते हैं जल्दी उठो, हेल्दी फूड करो, लाइफस्टाइल हेल्दी होना चाहिए। क्या आप घर में, अगर जॉइंट फैमिली में हैं, संयुक्त परिवार में हैं, आप ये सब कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो कहने से बच्चा नहीं सीखेगा, गांठ बांध लीजिए इस बात की, वो आपको खुद करके रोल मॉडल बनना होगा। आज का जो ब्रह्मचार्य आश्रम है, आई थिंक वो घरों में ही है।
पहले तो दूर गुरु के पास भेजना पड़ता था, आजकल तो स्कूल्स और कॉलेजेस बहुत नज़दीक में हो गए हैं. बट मोस्ट ऑफ द टाइम द चाइल्ड इन द फॉर्मेटिव ईयर्स एज एडोलेसेंस एज युवा ऑल्सो इज स्टेइंग विद यू. जैसी उसकी वो आदत, मैंने जैसे आपसे कहा था 8 से 15 और 0 से 8 साल तक माँ और पिता के पास, दादा दादी, नाना नानी, अंकल आंटी, जिनके पास भी वो रहता है, वहाँ पर उसकी आदतें फॉर्म हो रही हैं, लाइफ स्किल्स की फॉर्मेशन हो रही है. उस समय बच्चे की खासियत पता चलती है. जैसे मैं अक्सर कहती हूँ कि कोई भी बच्चा फेल नहीं होता है, कोई भी बीज फेल नहीं होता है. माता पिता या टीचर फेल हो जाते हैं या माली फेल हो जाता है कि उसने उसकी नस्ल ही नहीं पहचानी, उसने उसको पहचाना ही नहीं कि व्हाट इज़ दिस, इस चाइल्ड की खासियत क्या है. तो मतलब कि उसको पानी कितना चाहिए, उसको ताड़ना कब देनी है, उसको लालना कब करना है, उसको लाड कब लडाना है, उसको डिसिप्लिन कब करना है. हमको डिसिप्लिन ज़रूर करना है, क्योंकि देखिए जैसे घड़े की चोट जो हम मारते हैं तो कुम्हार जो है वो पहले हाथ अंदर से रखता है, फिर ऊपर से चोट मारता है. इवन सोने का जो डला है वो वैसे का वैसे ही रह जाएगा अगर उसे सुनार ठोक ठोक कर एक गहने की शेप नहीं दे. तो शेपिंग तो करनी पड़ती है, सोच समझ कर करनी पड़ती है. ऑटोक्रेटिक पेरेंट नहीं बनना है. हमने अथॉरिटेटिव बिहेवियर इतना ज़्यादा नहीं दिखाना है कि बच्चा डर जाए, हमसे खुल के बात भी नहीं कर सके. हाँ, रिश्तों के बीच में इतना तो हो कि बच्चा आपसे बात कर सके, लेकिन वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ना कर दे, क्योंकि वो बड़ा होकर बाकियों से, बॉस से, कुलीग से, फ्रेंड्स के साथ, समाज के साथ वही अपेक्षा करेगा कि मैं जो बोलूँ वो मान्य है, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी. या तो वो हठी हो जाएगा, आलसी हो जाएगा, बिल्कुल उसका जो लाइफ का स्टाइल है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा. सो व्हाट यू नीड टू डू इज दैट सॉरी, इस ब्रह्मचार्य आश्रम का पालन घरों में हो रहा है आजकल. तो उसमें स्टूडेंट की लाइफ की स्किल्स दी जाती थी, उसका करियर चूज किया जाता था, उसकी चाहतों को देख, उसकी चाहत भी एक चीज़ होती है और उसकी क्वालिटीज़, उसका तत्व क्या है. वो इंजीनियरिंग में जाएगा कि कम्युनिकेशन में जाएगा, पीआर में जाएगा. ज्योतिष में हम कुंडली देखकर बताते हैं जैसे कि आपके बच्चे की क्या संभावना है, करियर क्या ठीक रहेगा उसके लिए. एक हॉबी के लिए काम किया जाता है और एक जीविका कमाने के लिए काम किया जाता है. तो वो उसको देखना है, हमने कुंडली में देखना है. बट अभी जो मैं बता रही हूँ वो ब्रह्मचार्य का पालन हो, उस समय सेलिबेसी की भी बहुत ज़रूरत होती है कि आपका जो ओज है, आई मीन जो आपका क्रिया, जो आपको गृहस्थाश्रम में जाके एज अ कपल परफॉर्म करनी है, एक प्रोक्रिएट करना है, एक नया जन्म देना है बालक को, वो संभाल कर रखना चाहिए, ऐसा पहले बताया गया था. और उस एक ओज की बूंद, आई मीन आपकी ब्लड की 100 बूंदों को मैंने सुना है कि अगर उसको निचोड़ा जाए तो उसके अंदर से जो तत्व निकलेगा उसका एक बूंद सीमेंट बनता है. इफ़ यू गोइंग टू वेस्ट इट जस्ट लाइक दैट, आई मीन, तो कहते हैं कि चेहरे पे ओज नहीं रहता है. तो वो वर्चस्व है, ओज है, तेजस है, ये सब उसकी स्टेजेस हैं. ग्लो ऑन द फेस आता है, हृष्ट पुष्ट मानव होता है. कहीं पर चल कर निकल जाए तो ऐसा लगता है कि तेज पुंज चला जा रहा है. ऐसा हमने अपने बच्चों को बनाना है. ब्रह्मचार्य जीवन में उनको यही करने के लिए हमने उनको आदत डालनी है, अपनी वर्जिश करने की, अपने शरीर की केयर करने की, अपनी दिनचर्या को ठीक से रखने की, और आलस नहीं करना है, खुराक ठीक से देना है उनको, और बड़ों की कैसे रिस्पेक्ट करनी है, मंत्रोच्चारण कैसे करना है, आपके रीति रिवाज क्या है, समाज के रीति रिवाज क्या है. क्योंकि देखिए जब हम समाज में रहते हैं, जब भी हम किसी भी जगह पे रहते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं. हम समाज में हैं, फैमिली में हैं, देयर आर रूल्स देयर. यू कैनॉट जस्ट से कि मेरी मर्जी. अगर आपको मेरी मर्जी करना है तो फिर जंगल में जाकर रहना होगा, वहाँ पर मर्जी चलती है सबकी अपनी. अदरवाइज अगर आप यहाँ पर रह रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, देखिए कोई जॉब भी ज्वाइन करते हैं, स्कूल भी ज्वाइन करते हैं, वहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस की एक लिस्ट पहले मिल जाती है कि भाई हमारे साथ रहना है तो ये रूल्स हैं. तो ये ब्रह्मचार्य आश्रम जो है 25 साल की उम्र तक बच्चा जब पककर तैयार होता है, एडोलेसेंट जो है वो बिल्कुल समाज में रहने के लायक तैयार होता है. So the parents and the teachers and the samaj, they owe it, the family, that इस समय पे बच्चा जो है becomes a good human being, that the nation and the parents and the family is proud to say ये जा रहा है हमारा बच्चा. मैं बच्चों से भी ये कहती हूँ, युवाओं से भी ये कहती हूँ, जिस दिन तुम कहते हो कि मैं, जैसे मैं कहूँ अगर मैं रेनू हूँ तो मैं केवल रेनू नहीं हूँ, मेरे कंधों पर मेरे परिवार का नाम है, मेरे समाज का नाम है, मेरे टीचर्स, मेरे गुरुओं का नाम है,
और मेरे बनाने वाले परम पिता परमेश्वर का नाम है, और कई गुरुओं को और उनकी जिनकी मैं वानियाँ पढ़ती हूँ उनका सबका नाम है। तो जो मेरा एक भी काम होगा, सो वो बोलेंगे किसने सिखाया, किसकी बेटी है, कौन गुरु है इसका, किसकी बहन है, अरे कौन है। तो वो जो कौन है, जो उसकी लिस्ट बहुत लंबी है, हमने बच्चों को बताना है। वी ओ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लिविंग अ गुड बैलेंस्ड लाइफ। एवरी टाइम वी बिहेव वी हैव टू कीप इट इन माइंड, मैं अकेला नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी, पार्ट ऑफ अ फैमिली। उसके लिए ब्रह्मचार्य जीवन में नियम का पालन होगा, ठीक से खुराक होगी, पढ़ाई दिखाई जाएगी, डिग्री पूरी कराई जाए, एजुकेशन भी दी जाएगी। डिग्री किताबी होती है और एजुकेशन होती है समाज में जीने की कला। अगर किसी भी आश्रम में, जैसे आप कल को गृहस्थ आश्रम में जाएंगे, जॉब में जाएंगे, अपना काम करेंगे, परिवार के साथ कैसे रहना है, समधियों के साथ, पति पत्नी को आपस में कैसे रहना है, बच्चों को कैसे बड़ा करना है, समाज में डोनेशन कैसे देना है। पहले के ज़माने में गुरु आश्रम में रहा करते थे, उनको राजा और गृहस्थ, जब सेकेंड आश्रम जो आता है गृहस्थ आश्रम, उसमें उसका काम होता था टू अर्न मनी, अर्थ का संचय होता था। परिवार के साथ भरण पोषण करते करते वो समाज में भी लुक आफ्टर करते थे, गुरुओं को करते थे, आश्रमों को करते थे, पितरों को दान देते थे, जानवरों को चारा खिलाया जाता था। अभी भी देखिए गौशाला बनी है एंड ऑल दैट। और पहले नियम था, जैसे हमने बात की थी, कि खाना बनते ही पहली रोटी की 4 पीस करने हैं, या 4 रोटियां या 5 बनाकर पहले समाज का, कऊ का, कौआ का, डॉग का, गुरुओं का, पितरों का, एंड इवन जो शरीर में नहीं है उनका। अब जैसे श्राद्ध आने वाले हैं तो उनको हम इनवाइट करते हैं। ऑल दीज थिंग्स दे आर ट्रेन्ड ड्यूरिंग दी ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य एक आचरण जो ब्रह्म के नियम के अनुसार हो, जो कर्म को बिल्कुल विधि पूर्वक करे। उसके पूरे स्टेजेस बताई जाती थी कि इस समय ये करना है, हवन का क्या टाइम है, हवन की क्या विधि है, और जीवन जीने की सही कला क्या है, और हमारा जो अंतिम जो लक्ष्य है ह्यूमन लाइफ का, वो सिखाया जाता था। तो ये तो हुई ब्रह्मचार्य की बात। और उसके बाद आश्रम आ जाता था गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम में आप एक दूसरा एक टॉपिक है, उसका मैं आपके साथ, आई थिंक वी हैव टाइम टुडे, सो आई विल डिस्कस दैट लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस इन कुंडलीज हियर गाइज। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप बहुत सारी कुंडलियाँ भेज रहे हैं, बट द ओनली थिंग इज़ कि कुंडलियाँ हम आज नहीं देख रहे हैं। हमने नोट कर लिया है आपके सारी इन चीज़ों को। लॉट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स आर हियर एंड वो आपको जब उनके फ़ोन नंबर्स भी हैं, उनकी वेबसाइट्स भी हैं, आप उनके साथ जाके वहाँ पर यू कैन आस्क देम दीज क्वेश्चंस। आप उनको ईमेल लिख सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं जो सीरीज़ आपके लिए लेकर आई हूँ उसमें है हाउ टू गेट इन टच विद योर लाइफ, आई मीन द पर्पस ऑफ योर लाइफ। जीवन जीने की सही कला में हम उपनिषद के बारे में बात करेंगे, वेदों के बारे में बात करेंगे, श्रीमद् भागवतम के बारे में बात करेंगे, ज्योतिष के बारे में बात करेंगे, टैरो के बारे में बात करेंगे, एंड जीवन कैसे जीना है, हम सब इस चीज़ों की बात करेंगे। एंड आई होप यू लाइक दिस। एंड आई ऑलरेडी मैंने लिखा भी है शायद वहाँ पर कि आप प्लीज़ अपना ये ज़रूर भेजें कि आप इस कार्यक्रम में और क्या क्या सुनना चाहेंगे, सो दैट वी कैन टेल यू एंड गाइड यू। कि दूसरी बात है कि जैसे हम कुंडली के अक्सर बोलते हैं कि मेरा, हाँ, जैसे माता पिता परेशान हो जाते हैं मोस्टली बच्चों की कुंडलियाँ लेकर कि भाई देखो देखो कहाँ जा रहा है। तो अगर आप इस तरह से बच्चे की परिपक्वता को करेंगी, पूरा तरह से उसको डिसाइड करेंगे कि बच्चे ने क्या करना है, कैसे करना है, मेरे बच्चे का क्या नेचर है, उसकी नेचर को आप जज करेंगी। नेचर को जज ऐसे किया कि मैं कहती हूँ कि मुझे मालूम होना चाहिए कि जो मेरी बगिया में फूल खिला है या फ्रूट लगा है उसकी नेचर क्या है। अगर मैंने जो मेरा बीज है, जो नर्सरी का पौधा छोटा सा मेरे गर्भ से जो आया है, अगर उसमें लियाकत है पत्ता गोभी पन्ने की, तो मैं उसे गुलाब के फूल की खाद थोड़ी ना डालूंगी, या पड़ोसी का गुलाब का फूल देखकर अपने पत्ता गोभी को थोड़ी ना कोसूंगी। लेकिन होता क्या है, हम माता पिता ना बहुत जल्दी वो कर लेते हैं कि नहीं, वो इंजीनियर बन गया, वो डॉक्टर बन गया, वो बिजनेस बन गया, वो बाहर चला गया, वो ये हो गया, तो मेरे बच्चे को भी वो होना चाहिए। कंपैरिजन नहीं करना है, अपने बच्चे को यूनिक बनाना है हमने। तो यूनिक बनाने के लिए हमारी उसमें पूरी भागीदारी होगी। पहले हमने ये पहचानना है कि हमारा जो बच्चा है, व्हाट आर हिज लाइक, अंदर से इनहेरेंट उसकी क्वालिटीज़ क्या है, वो किस में शाइन करता है,
उनको नर्चर करना है, उनको पॉलिश करना है। इसके लिए हम बच्चों को ऐसा जीवन जीने की वो दे सकते हैं कि पहले तो पहली बात हम उनसे बात किस तरह से करते हैं बच्चों से, ये बहुत मैटर करता है। कि एक तो हम डायरेक्ट बात करते हैं कि जैसे मैंने कहा आई मीन दैट ओनली, है ना। और एक होता है इन्फ्रेंशियल बात करते हैं, घुमा फिरा के बात करते हैं, सीधी बात नहीं कहते हैं, है ना। जैसे कि 5 साल तक अगर बच्चे को, छोटा बच्चा जो 2 साल से 8 साल की उम्र में अगर वो देखता है कि सपोज सोफे पे बच्चा कूद रहा है ना, तो माँ कहती है उतरो 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 गंदा हो जाएगा, तो बच्चा फिर भी कूद रहा है, डायरेक्टली शी सेज उतरो नहीं तो मार पड़ेगी या जैसे भी हो, गंदा हो जाएगा। शी इज गिविंग अ लॉजिकल रीजन कि क्यों नहीं कूदना है। सम पीपल लिसन टू लॉजिकल रीजंस एंड सम पीपल लिसन टू अथॉरिटेटिव वॉइस। बच्चे जो है उनको आपने देखना है कि लाड से, प्यार से, फर्मली समझाना है, बिगाड़ना भी नहीं है, डांटना भी ज़्यादा नहीं है, बैलेंस करना है। तो जैसे मैं कह रही थी, अगर आप सपोज एक मदर कहती है उतरो उतरो नहीं तो फिर चांटा पड़ेगा, वो और लगा भी देती है, तो उसको मालूम है ममा मीन्स व्हाट शी सेज, तो वो डायरेक्ट बात को समझता है, उसकी नेचर भी वैसी ही बननी शुरू हो जाती है अभी के लिए। फिर तो बाकी लाइफ के जो एक्सपोजर्स हैं 10 से 14 साल के बीच में, या स्कूल गोइंग ईयर्स 6 से 9 में, उसमें उसका एक्सपोजर किस तरह के बिहेवियर से होता है, बच्चा वो अपना लेता है, उसका बिलीफ सिस्टम का एक फिल्टर बनता चला जाता है, दुनिया को देखने का ढंग बदलता है, उसका डूज एंड डोंट्स उसके तैयार हो जाते हैं। रूल्स हैं एक तरफ घर के तय किए हुए, समाज के तय किए हुए, एक तरफ उसके एक्सपीरियंसेस हैं, जो पहला एक्सपीरियंस है वो 5 सेंसेस से देख रहा है, मामा क्या कहती है, पापा कैसे जवाब देते हैं, मामा ने क्या करा, पापा ने क्या किया, वो आंखों से देख रहा है, कान से सब सुन रहा है, दिमाग में सब समझ रहा है और अपना मेमोरी बैंक बना रहा है। आप सोचिए कि 2 साल तक की उम्र में भी जब बच्चा बोलना नहीं शुरू करता है, 0 to 2 ईयर्स के बीच में भी उसके पास 15,000 शब्दों की वोकेबलरी ऑलरेडी जमा होती है ब्रेन में, है ना। उसको सब पता है, कॉज एंड इफेक्ट उसको पता है, रोऊंगा तो ये होगा, दूध मिलेगा, चिल्लाऊंगा कपड़े बदल दिए जाएंगे, मामा को मैं ब्लैकमेल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। हाँ, तो मैं जैसे बात कर रही थी कि एक माँ होती है जो बिल्कुल डायरेक्टली जो कहती है वो करती है, और एक ऐसी होती है थोड़ी सी नरम दिल होती है, वो क्या करती हैं, वो कहना भी नहीं चाहती, दुखाना भी नहीं चाहती हैं, तो क्या करती हैं, दे एंड अप सेइंग इन अ वेरी इनफ्रेंशियल, वो बड़ा इनडायरेक्टली बात करती हैं कि आप अपने आप ही इसका मतलब लगा लो, इसका मतलब क्या है। तो जैसे बच्चा सोफे पे कूद रहा है, वो एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो उसने बोला हाँ हाँ कूदो कूदो, बाप ने पेड़ पे पैसा लगा रखा है, या बहुत पैसे लगे हैं हमारे घर में, पेड़ पे झाड़ पे उगते हैं पैसे। तो 2 चीज़ें हो रही, एक तो बच्चे को नहीं पता है कि मुझे उतरना है कि नहीं उतरना है, दूसरा मैसेज उसको जा रहा है कि जो पैसे हैं वो झाड़ पे नहीं लगते हैं। ऑलरेडी उसके मनी के बारे में आपने एक बिलीफ सिस्टम बना दिया है कि पैसा जो है ना उसको बचा बचा के रखना है, झाड़ पे नहीं लगते हैं, झाड़ पे नहीं लगते हैं, तो आप उसको रोज री इन्फोर्स करेंगे तो ऑलरेडी उसके अंदर एक बिलीफ सिस्टम, एक परसेप्शन, एक तो पैसे के लिए बना रहे हैं और एक ये बना रहे हैं कि अपने आप ही गेस करते रहो भाई उतरना है कि नहीं उतरना, हाँ हाँ कूदो कूदो, नौकर लगा है यहाँ तो मैं तो धो दूंगी, मैं तो बेकार हूँ, मतलब वो अपने लिए भी लेबल्स लगाते हैं और बच्चे को पजल कर देते हैं कि करना क्या है। अच्छा, फिर क्या है, बच्चा कूदता रहता है, उसको क्योंकि आपने क्लियर कमांड नहीं दिया है कि सोफे से नीचे उतरना है कि नहीं उतरना है, वो कूदता है, आप उसको टच करके एक चांटा 2 भी लगा सकते हैं। और उसके बाद क्या होता है, बात वहीं तक सीमित नहीं रहती है, आप क्या करते हैं, थोड़ी देर में आपको गिल्ट हो जाता है, आप टॉफी दे देते हैं, एक और एसोसिएशन बना दिया आपने उसकी, भाई आपको टॉफी चाहिए, पहले मम्मा को गुस्सा चढ़ाओ, मम्मा चांटा मारेगी, फिर मम्मा को गिल्ट होगा, फिर मम्मा टॉफी दे देगी। तो ये जो उसके फॉर्मेटिव ईयर्स हैं 0 से 25 तक, जो ब्रह्मचार्य, ब्रह्म के समान आचरण करने का, डिसिप्लिन करने का, स्किल लर्निंग का जो टाइम है, हम उन्हें क्या सिखा रहे हैं, हमें खासकर इस चीज़ पे ध्यान देना है कि हम उन्हें डबल मैसेजेस तो नहीं दे रहे, कंफ्यूज मैसेजेस तो नहीं दे रहे, हम उनके साथ क्लियर कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। तो क्लियर, रिस्पेक्टफुल एंड लविंग वॉइस में बच्चों से बात करनी है, एंड व्हेन यू से नो यू शुड मीन इट एंड बी वेरी फर्म इन इट। बाय द वे, अगर हमने बच्चों को, एडोलेसेंट्स को, युवा को बोलना है कि ये चीज़ नहीं करनी है, तो इससे नहीं बोलना कि मैं पिता हूँ, मैं माँ हूँ, मैंने बोला ना इसलिए नहीं करनी है। दे विल नेवर ओबे यू, दे विल नेवर लाइक टू ओबे यू एंड दे विल नॉट रिस्पेक्ट यू, दे विल फियर यू बट दे विल नॉट रिस्पेक्ट यू। तो हमने उनसे क्या कहना है,
बच्चों के वर्कशॉप्स में हम अक्सर माता पिता को भी बताते हैं कि आप ज़रूर कहिए बच्चे से, हम जो बाउंड्रीज़ हैं वो तय करनी होगी, जो डिसिप्लिन है, जो रूल्स हैं वो बच्चों को बताने होंगे। लेकिन अगर आप बच्चे से कह रहे हैं कि रात को घर से बाहर नहीं जाना, गिव हिम द लॉजिक, क्यों नहीं जाना है, व्हाट कैन हैपन, राइट। ये आपको फर्म होना है, बाउंड्रीज तय करनी है, रिस्पेक्ट की बाउंड्रीज, डिसिप्लिन की बाउंड्री, टाइम टेबल की बाउंड्री, कि घर में ये नियम है। और आप जब करेंगे आई थिंक बच्चा अपने आप ही सीख जाएगा। तो ये ब्रह्म के समान जो आचरण है, ब्रह्मचार्य मीन जो कुदरत का जो नियम है कि फॉर्मेटिव ईयर्स में बच्चे की पालना इस तरह से होनी चाहिए कि जो पहले के ज़माने में ब्रह्मचार्य आश्रम हुआ करते थे वो आचरण आजकल माता पिता ने 0 ईयर्स की एज, और आजकल तो वैसे ही कोरोना देवता जी मैं बोलती हूँ उनको, उन्होंने सारी की सारी एजुकेशन सिस्टम को जूम के द्वारा कर दिया है, वर्चुअल क्लासरूम्स कर दिए कि बहन भाई घर में बच्चों को आप पढ़ाइए। अब हर घर आश्रम हो गया, तो आप गुरुकुल समझ लीजिए अपने घर को। जब टीचर ने आपके बच्चे का एक कॉर्नर होना चाहिए, वहाँ पर उसकी सुख सुविधा की सारी कागज़, पेंसिल, किताब, ताकि उसको बार बार उठना नहीं पड़े। इस गुरुकुल में जो ब्रह्मचार्य आजकल हो रहा है, आचरण जो हो रहा है, नियम से आचरण, इस ब्रह्म का पालन करना, सत्य का पालन करना, सही चीज़ का पालन करना। पानी की बोतल रखी हो, उनकी मनपसंद थोड़ा सा स्नैक 11 बजे दे दिया जाए, उसको थोड़ा सा रिक्रिएशन का टाइम दिया जाए, एंड इंसिस्ट कि आज का होमवर्क, आज का क्लास वर्क आज ही खत्म होगा। सॉरी, ये नहीं है कि घर में क्लास हो रही है तो उसके रूल्स नहीं होंगे, उस टाइम पे उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, उसका भी डिसिप्लिन होगा, आपका भी घर में पूरा डिसिप्लिन होगा कि यू डू नॉट डिस्टर्ब द चाइल्ड एट दैट टाइम, डू नॉट डिस्टर्ब हिम दैट टाइम। अगर वर्चुअल क्लासरूम है, ये भी उतना ही सत्य है, उतना ही डिसिप्लिन ओरिएंटेड है जितना कि बाहर जाके क्लासरूम्स में पढ़ना है। सो आज का जो पालन हो रहा है बच्चों की एजुकेशन का, एडोलेसेंस का, वो घर में हो रहा है। और जो गृहस्थाश्रम में जो रह रहे हैं उनका ऑफिस भी कई लोगों का घर से चल रहा है। सो यू शुड मेक अ कॉर्नर ऑफ योर हाउस विच इज़ वेरी डियर टू यू। दिस इज़ माई केव, आई मीन आई हैव 2-3 कॉर्नर्स। सो कभी मैं बाहर ओपन में बैठ, आज बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, सो आई सेड आई सिट इन माई स्टडी रूम। तो मैं अपनी स्टडी में बैठ गई, यहाँ से मुझे पौधे दिखते रहते हैं एंड बाहर आसमान दिखता रहता है, और यहाँ पे किताब, मेरे को लगता है मैं अपनी गुफा में बैठी हूँ। सो आई हैव माई कॉर्नर। एवरीबडी हैज़ देयर फेवरेट कॉर्नर, आपका भी होगा, और नहीं है तो बना लीजिए। और आप देखिए, अब मैंने कहा है तो आपको याद आएगा कि हाँ वो मेरी फेवरेट कुर्सी है, वो मेरा फेवरेट कोना है, मैं वहाँ आई फील वेरी कंफर्टेबल, मेरा वहाँ बहुत मन लगता है। तो जैसे एसोसिएशन होती है हमारी किसी भी चीज़ के साथ, अगर स्टडी लगा होगा तो वहाँ बार बार बैठने से हैबिट फॉर्मेशन होगा, और जैसे ही हम टेबल पे बैठेंगे तो हमें पता चलेगा अब स्टडी टाइम, हमारे मैसेज ब्रेन में चला जाता है, हमारी कॉन्शियस एक्शंस को हम सबकॉन्शियस में एज एक्सपीरियंसेस स्टोर कर लेते हैं और बार बार करते हैं। तो वो क्या होता है, मेमोरी हमारी जो है उसमें हमको फाइल्स बनती हैं, जिससे हमको पता चलता है कि ये इतने बज गए हैं, ये करने का टाइम है। सो जो घर से काम कर रहे हैं आजकल, जो गृहस्थ लोग हैं और जो यंगस्टर्स हैं, वो भी अपने घर से कई वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं एंड वर्क एट होम भी कर रहे हैं। आजकल तो बहुत सारे लोग वर्क एट होम कर रहे हैं, अपना काम स्वयं करें, आत्मनिर्भर पूरी तरह से बन रहे हैं। इट्स अ वंडरफुल फीलिंग, बिल्कुल करना चाहिए। आप जोश में भी रहते हैं, आलस भी नहीं आता है। एंड व्हेन यू अगर गृहस्थ में है और आपको लगता है कि मेरे को ऑफिस करना है, तो आप अपना एक कोना रखिए, घर के सब मेंबर्स को बताइए कि भाई इस समय मेरा ऑफिस का टाइम है, डू नॉट डिस्टर्ब मी। एंड प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आपने ये नहीं कहना कि कैमरा ऑफ कर दिया या बस ऊपर से एक थोड़ा सा वो कर लिया। नो, टेक अ बाथ, प्रॉपर वर्जिश, प्रॉपर योगा, अपनी दिनचर्या को पूरा रखिए और अपने ऑफिस को पूरा टाइम दीजिए, उसको रिस्पेक्टफुली अपना टाइम दीजिए। लंच टाइम में फैमिली के साथ लंच करिए, चाय पीजिए फैमिली के साथ, लेकिन ऑफिस के टाइम में ऑफिस का काम करिए। और गृहस्थ में एक और बात है कि अगर आपको कहते हैं कि ऑफिस में नहीं डिस्टर्ब करना, तो फिर आपको फैमिली को भी टाइम देना चाहिए। उस टाइम पे फिर ऑफिस हावी नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि जो जब का काम है तभी की तभी निपट लें। शाम को घर पे कर लूँगा, शाम को बेडरूम में कर लूँगा, डू नॉट डू दैट। प्रॉपर टाइमिंग हर चीज़ का रखिए। टाइम मैनेजमेंट, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसी चीज़ पर दुनिया टिकी है। टाइम 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 इज़ मनी, टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ मनी, रियली टाइम इज़ मनी। एक धन है, समय का धन है ना, इसको हम ठीक से यूज़ करेंगे तो ज्ञान का धन भी हम यूज़ कर सकते हैं।
गृहस्थाश्रम का जो जीवन है उसको माना जाता है 25 से 50 साल तक आप परिवार का पोषण करते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज जुटाते हैं, परिवार के लिए एसेट्स बनाते हैं, बच्चों को बड़ा करते हैं, उनका विवाह करते हैं, सब करके 50 साल से 75 साल की उम्र के बीच में वानप्रस्थ आश्रम कहा जाता है। जिस समय पे ये अपेक्षा की, जैसे कहते हैं कि उनकी रिटायर्ड लाइफ शुरू हो जाती है कि 50 के बाद लेट 50s में कुछ लोग स्टार्ट करते हैं, मतलब 50 से 75 का टाइम दिया कि इसके बीच में आस्ते आस्ते अपने धागों को हम खींचना शुरू कर देते हैं, अपने आप को, बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं। हमको मालूम है बच्चों ने बागडोर संभाल ली है, तो हम अपना थोड़ा थोड़ा करके वी स्टेप बैक, हम थोड़ा थोड़ा अपने आप को हटाना शुरू करते हैं। उनको स्वावलंबी जो बनाना है, डिपेंडेंट थोड़ी ना बनाना है हमने उनको। द बेस्ट गिफ्ट कृष्णा सेज, अपने बच्चे को आप दे सकते हैं कि उन्हें एक रास्ता दिखा दें और उन्हें छोड़ दें। उन्हें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि मेरे पीछे मेरी फैमिली है अगर मुझे ज़रूरत पड़ी। जिस तरह से एक पक्षी को पता है ये वृक्ष है, मैं जितनी मर्जी ऊंची उड़ान भर के आ जाऊं, मेरे बैठने के लिए एक छायादार वृक्ष है। इसी तरह से बच्चों को विश्वास होना चाहिए कि मेरा सॉलिड बैकग्राउंड है फैमिली का। एनी टाइम आई कैन फॉल बैक अबाउट माई फैमिली एंड माई सोसाइटी। लेकिन आदान प्रदान दोनों तरफ से होना चाहिए, गिव एंड टेक दोनों तरफ से होना चाहिए। यही हमने बच्चे को सिखाना है। वो जो मैं पहले बात करी थी, जब बच्चा बड़ा हो रहा है तो कौन सा आश्रम था, ब्रह्मचार्य, जब आचरण सिखा रहे हैं कि किस तरह से नियम पूर्वक आचरण होना चाहिए समाज में, तो गिव एंड टेक होना चाहिए। ये नहीं कि उसने मुझे फ़ोन नहीं किया, वो मेरी बात नहीं करता है, पहले उसको मुझसे बात करनी चाहिए थी। आप देखिए आपका क्या रोल है। अपने आप में त्रुटि ना हो, अपने आप में त्रुटि ना हो, अपने कर्म में त्रुटि ना हो, दूसरों को हम जज ना करें। राइट, वी कैन नॉट जज अदर्स, वी कैन नॉट फोर्स अदर्स। हम सिर्फ अपनी रिस्पॉन्स पे काम कर सकते हैं। जैसे मैं कहती हूँ कि परिस्थिति कैसी भी हो, अगर आपकी मनस्थिति सही है ना तो आप विचलित नहीं होते हैं। आपकी मनस्थिति बढ़िया सी हो तो आप, परिस्थिति कैसी भी हो, आप हिलते नहीं, डोलते नहीं, इमोशंस आपको हाईजैक नहीं कर लेती। जैसे अभी हाल ही में एफएम में इंटरव्यू था तो उन्होंने कहा कि ट्राई सिटी के लिए क्या मैसेज है। मैंने कहा बड़ा सिंपल सा एक लाइन का मैसेज है जो हर इंसान के लिए है, अपना रिमोट वापस लीजिए। हर कोई बटन दबाता है और हम एकदम एक्टिवेट, हम रिएक्टिव हो जाते हैं, हम प्रोएक्टिव, हम सोच के नहीं जवाब देते हैं। ट्रिगर होता है हमारे अंदर से, कुछ ट्रिगर हो जाता है तड़ाक से। बैडमिंटन खेलते हैं, हम रुकते भी नहीं, हम एक लंबी गहरी सांस ही ले लो, राम राम ही बोल लो या कृष्ण बोल लो या कुछ भी बोल लो, हे प्रेम प्रेयसी बोल लो, कुछ भी बोल लो, मतलब टेक अ ब्रीथ, एक ब्रीदिंग टाइम लो, ब्रीदिंग एक ब्रेथ लो और उस समय सोचो कि मुझे ज़रूरी नहीं कि अभी डू यू नो, जब मिस यूनिवर्स एंड ऑल दैट कॉन्टेस्ट वगैरह होते हैं तो एक कम्युनिकेशन स्किल में खास चीज़ सिखाई जाती है कि जब कोई प्रश्न पूछे उसी के प्रश्न को एक बार दोबारा से बोल दो। So okay, so you want me to tell what is my ambition in life? तब तक आपके ब्रेन को, आपके अंदर ऑलरेडी डेटा है, अंदर से बाहर आने का मौका मिलता है और आप बड़े सहज भाव से इन कंट्रोल ऑफ द इमोशन जवाब दे सकते हैं। रिपीट द क्वेश्चन, डोंट जज अदर्स, अदरवाइज योर इमोशंस विल बी हाईजैक्ड। तो मनस्थिति पे काम कीजिए, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, परिस्थिति को हम बदलते हैं, परिस्थितियों पे भी हम बात करेंगे, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे बात करेंगे, उस पर भी ज़रूर बात करेंगे बाद में। तो मनस्थिति और परिस्थिति की बात पे मुझे ऋषि वशिष्ठ की बात याद आ गई। तो क्या हो गया कि रामचंद्र ने जब वो आश्रम से, अपने ब्रह्मचार्य आश्रम से आए तो उनने बोला कि मुझे तो वन में जाना है। तो उनके पिता ने, दशरथ ने बोला व्हाट इज दिस, ये कैसे हो सकता है, मैंने तो इतनी पूजा पाठ करके पुत्र रत्न की प्राप्ति करी है, मैं तो कब से वेट कर रहा हूँ कि मैं इनको हैंड ओवर करूँ और मैं वानप्रस्थ में जाऊँ। वही जो 50 से 75 ईयर्स की बात हो रही है। लेकिन ये क्या, रामचंद्र तो जिसके ऊपर मैंने इतना सब सोच के रखा था कि राम राज्य आएगा और पता नहीं कैसा मेरा राज्य हो जाएगा और मैं तो धन्य हो जाऊंगा जब मेरा बेटा राजा, व्हाट इज दिस। तो ही आस्क्ड राम व्हाई डू यू वांट टू गो, ही सेज नहीं, मुझे इसमें कोई वो नहीं है। तो उन्होंने गुरु वशिष्ठ को बुलाया, तो उनके गुरु थे, वो आए, उन्होंने पूछा राम तुम वन में क्यों जाना चाहते हो। तो रामचंद्र जी ने कहा कि मुझे प्रभु प्राप्ति करनी है इसलिए मैं वन में जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने 2 प्रश्न पूछे उनसे। तो उन्होंने उनसे पूछा कि राम ये कहो कि घट घट में क्या प्रभु व्याप्त नहीं है। तो उन्होंने बोला है। तो बोलते जो प्रभु यहाँ है वही वन में है, तो वन में क्यों जाना है। दूसरी बात,
जहाँ पे तुम्हें पैदा किया है वो तुम्हारा कर्म भूमि है, वही तुम्हारा कुरुक्षेत्र है, वहीं से युद्ध करके बाहर जाना है। ठीक है। हाँ, ये ज़रूर बात है कि कुछ लोग सचमुच ब्रह्मचार्य जीवन के बाद इमीडिएटली उसको कंटिन्यू रखते हैं और वेरी फ्यू, अदरवाइज दिस इज अ नॉर्मल थिंग फ्रॉम ब्रह्मचार्य टू गृहस्थाश्रम टू वानप्रस्थ एंड देन टू मोक्ष के लिए हम संन्यास आश्रम में जाते हैं। और दूसरी बात है कि जैसे मैं कहती हूँ लोगों को कि भाई क्या करने जाना है, आपने रिट्रीट जाना है, रिट्रीट जाना है, क्या बड़ी मन की शांति होती है। मैं कहा भाई ऐसा है, शांति को भी मन में लेकर जाना होगा साथ में, जंगल में बैठी नहीं है शांति, राइट। सो मनस्थिति पे काम कीजिए। मनस्थिति मीन्स योर इमोशनल रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन, उस पे काम कीजिए। अगर आपके अपने इमोशंस पे बस में आ गया, और उन्हीं इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए थॉट को कंट्रोल करना है। थॉट को कंट्रोल करने के लिए हमने अपने आप को लॉजिक से बात करनी है। जैसे कर्म योग जो है उसकी प्राप्ति के लिए, कर्म क्या, निर्लिप्त भाव से अपनी ड्यूटी करना, जो करना है, हम इमोशनली विचलित नहीं हो जाएं, इसके लिए ज्ञान मार्ग है। इंटेलेक्ट को यूज़ कीजिए। इतने उपनिषद हैं, इतनी किताबें हैं, बहुत सारी किताबें, कोर्सेज आ गए हैं। अपने इंटेलेक्ट को डेवलप कीजिए ताकि आप में प्रज्ञा आए, आप में विवेक जागृत हो। आपका इंटेलेक्ट जो है, आपका जो लेफ्ट ब्रेन है, उसको सोचने समझने का मौका मिले, ताकि दिल और दिमाग की लड़ाई में दोनों साथ साथ चले, हाईजैक ना हो जाए कि कभी तो इमोशंस के बस में हाईजैक हो गए, कभी एनालिसिस के बस में हाईजैक हो गए और जीना भूल गए। बहुत ज़्यादा भी हमने मीन मेक नहीं निकालनी है और बहुत ज़्यादा इमोशंस के बहाव में बह भी नहीं जाना है। और हमने क्या करना है, जीवन को व्यवस्थित एक कर्मयोगी की तरह जीना है। उसके लिए उन्होंने बहुत सारे और नियम भी बताए हैं, उनकी भी चर्चा होती रहेगी। सो उन्होंने वो मनस्थिति की बात हो गई कि रामचंद्र जी को फिर बात समझ आ गई कि कर्म, मेरा रोल इस समय बेटे का है और पति का भी होने वाला है, फिर राजा का भी है, तो कैसा फिर रूल करना चाहिए। वो उसकी एक और एग्जाम्पल है, राजा जनक की एग्जाम्पल अक्सर दी जाती है। वो ये दी जाती है कि जनक राज्य करते थे, लेकिन उनका क्या था, बिल्कुल निर्लिप्त भाव से राज्य करते थे। और कैसा करते थे, प्रभु का प्रसाद समझ के कि आई एम जस्ट अ मैनेजर एंड आई हैव टू डू माई ड्यूटीज़ वेरी वेल। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप कर क्या रह जाए मेरा। इसी भाव से हमको गृहस्थाश्रम भी जीना है, ताकि जब हम वानप्रस्थ की तरफ जाने लगें 50 से 75 साल के, तो जाना बहुत इजी हो जाए। नहीं तो हमारे धागे इतने उलझ जाते हैं, इतने उलझ जाते हैं कि उन्हें तोड़ते तोड़ते, उन्हें तोड़ते तो नहीं, उन्हें छुड़ाते छुड़ाते वो टूट जाते हैं और मन में कुछ टूट सा जाता है, छोड़ा नहीं जाता है। मुझसे चाय का कप नहीं छूटता है, आई एम वर्किंग ऑन दैट। तो जिस चीज़ का व्यसन हो जाए, अपने आप को हार्शली जज भी नहीं करना है, तो बैलेंस वे में जीना है। ज़रूर पियो, एंजॉय करो लाइफ को। इवन कृष्ण ने भी कहा है कि आप जब गृहस्थ में हैं तो गृहस्थ का जीवन जीजिए, और आप जब वानप्रस्थ में हैं तो वानप्रस्थ का आश्रम अपना जिया जाए। उस समय में आस्ते आस्ते अपनी ड्यूटीज़ को कम करना है, सोशलाइजिंग को कम करना है। आस्ते आस्ते आपने, यू कैन डू सम कोर्सेज, आप अपने रिट्रीट्स पे जा, उस समय रिट्रीट्स पे जाने का टाइम है, उस समय आश्रम में जाने का टाइम है, उस समय ये पूछने का टाइम है, कौन हूँ मैं, हु एम आई। मैं मेरा शरीर नहीं हूँ, मैं मेरा आचरण नहीं हूँ, मैं मेरा नाम और काम भी नहीं हूँ, मैं मेरा परिवार और रिश्ते भी नहीं हूँ, तो कौन हूँ मैं। ये वानप्रस्थ के आश्रम का टाइम है इन चीज़ों का विचार करने के लिए। उसके बाद आस्ते 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 जब आपने सारी ड्यूटीज़ बच्चों को दे दी, निर्लिप्त हो गए, आपको सरकार भी, आपकी जॉब भी उस टाइम तक रिटायर कर देती है। सो हमने विड्रॉ करने, अपने जितनी सेंसेस हमारी सारी इन्वॉल्व हो गई थी लाइफ के अंदर, उनको हमने सबको डिसएंगेज करना है। डिस्कवर योर नूर स्वरूप को हमने डिस्कवर करने के लिए अब समय बिताना है। फिर उसके बाद हम 75 साल तक, अभी तो लाइफ बहुत लंबी है, पहले कभी 39, 40, पहले हज़ारों साल लोग जीते थे, फिर उसके बाद उन्होंने 100 साल आयु मानी, 120 मानी, आजकल भी आयु फिर से लंबी हो रही है, तो भी हम इसका पालन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि घर से बाहर ही जाना है, घर में रहते हुए भी आप अपने काम से काम रखिए, हरि नाम कीजिए, चिंतन कीजिए, बच्चों को जब सलाह चाहिए ज़रूर दीजिए, बिना मांगे मत दीजिए, उन्हें बड़ा होने दीजिए, अपने धागों को काटिए, थमिए। उनको सिर्फ इतना पता होना चाहिए घर में बुजुर्ग हैं, ज्ञानवान लोग हैं, ज़रूरत पड़े तो सहारा बहुत है। इम्पोज मत कीजिए, इंट्रूड मत कीजिए, उन्हें अपना जीवन जीने दीजिए। वानप्रस्थ हो गया। अब चलते हैं संन्यास आश्रम की तरफ। तो संन्यास आश्रम जो है वो 75 से 100 साल की उम्र तक माना जाता है।
and I think lots of people are marriage and career. Okay, wonderful. I'll talk about marriage and career also, Sai, and all right, I'll be talking about that also. And what else? Okay, all right, very nice, okay, very nice. So they want to know about marriage and career and all those things. We'll be balancing those things also, कि समावेश कैसे हो, तालमेल कैसे हो. तो तालमेल की बात से मैं एक आपको और कहानी सुनाना चाहती हूँ. क्या हुआ, जॉर्ज हैरिसन थे, बहुत अच्छे संगीतज्ञ थे, बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे. तो 20s लेट 20s 28 29 में मुझे लगता है जब उनकी शनि की सेकंड चक्र शुरू होने वाला होगा ना, 30 साल का, 28.5 से 30 साल तक देयर आर फेजेस ऑफ शनि स्टेज इन लाइक पूरी कुंडली को 12 घरों को 28.5 से 30 साल के बीच में कवर करता है. 2.5 साल तक एक खाने में रहता है, एक राशि में रहता है. तो वो चेंज ओवर टाइम होता है फॉर द नेक्स्ट 30 ईयर्स. फिर वो आपके जीवन का वो बन जाता है, पैटर्न बन जाता है. सो जॉर्ज, आई थिंक जॉर्ज हैरिसन, प्लीज चेक द, ही इज़ अ वेरी गुड म्यूजिशियन, हैरिसन करके उनका सरनेम है. तो स्वामी प्रभुपाद जब थे अमेरिका में, तो इस्कॉन टेम्पल जब उन्होंने स्टार्ट किया था मूवमेंट वहाँ पर, तो उन्होंने बोला कि मुझे भी संन्यास लेना है. तो उन्होंने उस यंगस्टर को देखा, नंबर 1 पे उनके रिकॉर्ड्स जा रहे थे, लाइक ही वॉज हैविंग हिट एल्बम्स आफ्टर हिट एल्बम्स एंड हिट एल्बम्स. मतलब जो संगीत बजता है, वो जो हमारे 7 चक्र हैं जब बैलेंस होते हैं, वो 7 सुर जो हैं सरगम के, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो जब वो सुर जब साधते हैं तो संगीत बन जाता है. संगीत बन गया तो दैट मीन्स आपकी सारी वाइब्रेशंस हार्मनी में है. उसी हार्मनी को प्राप्त करने के लिए हमने ये सारा जो योग करते हैं, पढ़ाई करते हैं, मेडिटेशन करते हैं. तो हैरिसन ने वो संगीत के द्वारा वो साधना पहले करके आए होंगे पिछले जन्मों में. फल ये था कि ही वॉज हैविंग हिट्स आफ्टर हिट्स आफ्टर हिट्स. उनके रिकॉर्ड्स बहुत फेमस हो रहे थे, लेकिन मन में मन उचाट हो गया. उन्होंने प्रभुपाद जी से कहा, मुझे संन्यास लेना है, मुझे दीक्षा दीजिए. तो उन्होंने बोला कि यंग मैन, आपको प्रभु ने गिफ्ट दिया है, बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिया है, यू आर वेरी गिफ्टेड. आप इसको प्रभु का काम मानकर दूसरों के जीवन में संगीत भरिए, प्रभु को अर्पण कर दो ना. तो जैसे कृष्ण ने कहा है कि जो तुम मेरे निमित्त करते जाओ, कि मैं प्रभु का काम कर रहा हूं, तो फिर उसमें एंटैंगलमेंट नहीं होती है. तो अभी क्या हो गया, वो पहले भी काम करते थे, पहले हिट एल्बम्स के लिए करते थे, किक मिलता था नाम से, शोहरत से, क्रिएटिविटी से. अभी भी क्रिएटिविटी करते थे, अभी भी हिट एल्बम्स प्रोड्यूस करते थे, लेकिन अब प्रभु के नाम पे काम कर रहे थे, जैसे राजा जनक करते थे. मज़ा भी आ रहा था, सज़ा भी नहीं मिल रही थी, मन में गिल्ट आ रहा था. ये अक्सर हमारे साथ होता है. जैसे मैंने कहा था, कई साल तक मुझ में ये दुविधा रही थी, वर्कशॉप्स करूं, लेक्चर्स दूं, नहीं दूं, कि ज़्यादा समय अब मेडिटेशन में बिताऊं, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं, शादियां हो गई हैं, हस्बैंड रिटायर हो गए हैं, तो समय ही समय है. तो मैंने कहा कि कभी कभी कुछ बांट लिया जाए बाकियों से. सो उसका मैंने बैलेंस बिठाया इसी तरह से कि प्रभु का काम समझकर आपसे बात कर रही हूँ. बहुत ही प्रभु का धन्यवाद. आई एम सो हम्बल्ड दैट अश्विनी जी, अश्विनी गौतम, नाम भी बहुत सुंदर है, चैनल भी बहुत सुंदर है, ज्योतिष कुंज टीवी. एंड हम इसमें काफ़ी चर्चा जारी रखेंगे इसी बारे में. सो उन्होंने फिर उनको ये समझाया कि आपको संसार में रहकर कर्मयोगी बनना है. सो कर्मयोगी हम बोलते हैं कि जहाँ कर्म कर तो रहा हूँ. कर्म योगी मीन्स रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट की चिंता किए बिना, वट एवर द ड्यूटी इन द मोमेंट, वेर एवर यू आर, इन विच एवर रोल यू आर, आपको जो उस समय करना है उसको पूरी तरह से मनोयोग से करिए. दैट इज़ योर धर्म की स्थापना हो, है ना. तो वो हमने ड्यूटी करनी है, ब्रह्मचर्य आश्रम की करनी है, गृहस्थ आश्रम की करनी है, वानप्रस्थ आश्रम की करनी है. तब तक हमारे लॉजिक में समझ आ जाता है, मन के तार थोड़े ढीले हो जाते हैं, जो परिवार से जुड़े होते हैं वो निकल जाते हैं. देन उसके बाद हमने क्या करना है, हमने तैयारी करनी है संन्यास आश्रम की. संन्यास, उससे न्यास कर देना है. जैसे हमारे उपनिषद में 2 मार्ग बताए गए हैं. जो पहले के 3 जैसे है कि आश्रम, वो प्रवृत्ति वाले हैं, वो प्रवृत्त करते हैं, आपको एंटैंगल करते हैं. अगर आप एंटैंगल नहीं होंगे तो आप उन ड्यूटीज़ को निभा भी नहीं सकेंगे. लेकिन हमने वो एंटैंगलमेंट उतनी ही रखनी है कि मेरी ड्यूटी है इसलिए मैं कर रहा हूँ, राइट. उलट जैसे हम होटल में जाते हैं, उसको ज़रूर भोगते हैं, लेकिन हमें मालूम है मुझे एक दिन घर जाना है. हम उपयोग करते हैं सारी वस्तुओं का, हम उनको अपना मान के उनको अपनाने के लिए वहाँ पे नहीं स्टे करते कि मैं ये मेरी है, मेरे साथ ही जाएंगी. नहीं,
हमें मालूम है मैंने भोग के वापस जाना है। इसी तरह से दुनिया में हमने रहना है। जैसे मक्खी जो है शहद में पर नहीं डुबोती है, किनारे पे बैठ के मक्खी शहद पी लेती है, पंख भी सूखे रखती है। लेकिन अगर मक्खी को लालच आ जाए कि चलो मैं शहद के कटोरे में ही डूब जाऊं, तो ना पंख रहेंगे ना शहद, फिर तो भाई शरीर से भी रहित हो जाएगी मक्खी। तो मक्खी की तरह रस निकालना है, उलझना नहीं है। ये समझ आ गया तो उसके बाद संन्यास आश्रम में चले जाना है हमने। तो संन्यास आश्रम में क्या है, अपने आप का ये निवृत्ति मार्ग हमने तैयारी करनी शुरू। प्रवृत्ति थी हमारी जब तक हम परिवार में थे, अब हमने निवृत्त होना स्टार्ट करना है फ्रॉम वानप्रस्थ आश्रम। हमने एंटेंगलमेंट को डिसएंटेंगल करना है, वो हमारी निवृत्ति हो रही है, वहाँ से हमारा मोक्ष हो रहा है, हमारा वहाँ से छूटना हो रहा है। उसके लिए वैराग्य भाव आना चाहिए। वैराग्य क्या है, मेरा मुझ में कुछ नहीं है ना, ये मेरा नहीं है, मेरा शरीर भी मेरा नहीं है, मैं शरीर के द्वारा भोग रहा हूँ। तो ये सब भावनाएं आती हैं। फिर संन्यास है, संन्यास में बंदा कभी कभी अपनी फैमिली से बिल्कुल दूर चला जाता है, निर्लिप्त हो जाता है, सोसाइटी से उसको कुछ लेना देना नहीं है, सारे भोग विलास से उसको कुछ लेना देना नहीं, बस फिर तो आत्मचिंतन, भजन, ध्यान, सिमरन में उसका ध्यान जाता है। जरूरी नहीं कि जंगल में जाया जाए। जंगल क्या है, मन की भावना है। आप मन में अपने आप को निश्चेष रखिए, अपने आप को खींचना शुरू कर दीजिए, हो गया आपका संन्यास आश्रम शुरू। आपको क्या याद रखना है, मैं संन्यास क्यों ले रहा हूँ, मैं इसलिए संन्यास ले रहा हूँ क्योंकि जीवन का एक सत्य है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना रूप पहचान। जैसे आपने विवेकानंद जी भी कहते हैं, मैन thou art डिवाइन, डिस्कवर योरसेल्फ। तुम ऑलरेडी ज्योत हो, तुम्हारे ऊपर आवरण चढ़ गए हैं, सेंसेस की इंटेंगलमेंट के आवरण चढ़ गए हैं, बच्चों का फिक्र चढ़ गया, उनकी नौकरी का फिक्र चढ़ गया, इनकी शादी कब होगी, इसकी नौकरी कब लगेगी, ये पढ़ता नहीं है, ये खाता नहीं है। अगर आपने शुरू से ही ब्रह्मचार्य आश्रम से उसका आचरण सही कर दिया, उसको पूरी स्किल्स लर्न करने के लिए सिखा दिया, ओपन टू कंटिन्यूड एजुकेशन कर दिया, उसको रहने की तहजीब सिखा दी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कृष्ण ने कहा अगर किसी का काम उससे भी अच्छा कर सकते हो, डोंट डू इट फॉर हिम। उसको एम्पावर करो, बच्चे को, उसको डिपेंडेंट नहीं बनाओ। अक्सर मैंने देखा है मम्मियाँ क्या करती हैं, किचन में बच्ची को भेजा आटा गूंदने के लिए, फिर तसल्ली नहीं आती, नहीं नहीं ये पानी ज़्यादा डाल देती है, देर लगाती, चल छोड़ मैं ही कर लेती हूँ। अब कितनी देर तक उसका काम करते हैं कि चल छोड़ मैं कर देती हूँ, तेरा बिल नहीं तू देने जा सकता, अच्छा धूप में मेरा बेटा कहाँ जाएगा, मैं कर देती हूँ। तो मैं अक्सर एक छोटी सी शरारत करूँगी, मैं हमेशा माताओं से पूछती हूँ आप क्या बड़ा कर रही हैं, अब बेटा बड़ा कर रही है कि पति बड़ा कर रही है। ये भी ज़रूर देखना है कि जो मेरा बेटा है वो किसी का पति और किसी का पिता, किसी का पुत्र, किसी का भाई, किसी के और रोल्स भी हैं, तो उसको हमने स्वावलंबी बनाना है कि अपने पूरे रोल्स में पूरा उतरे। तो उसके ब्रह्म आचरण को हमने ये देखना है, ही इज़ रेडी फॉर द सोसाइटी एंड यू आर द प्राउड पेरेंट और द प्राउड फैमिली मेम्बर और द प्राउड कोलीग। सो मुझे लगता है आज का काफ़ी है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। रोज़ मिलूँगी आपसे या हफ्ते में एक बार मिलूँगी आपसे, जैसा आप कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा करूँगी। एंड आई एम रेनू ठाकुर, बात करके बहुत मज़ा आया आपसे। urjatemple.com वेबसाइट है, यूट्यूब में ऊर्जा टेम्पल ऑफ हीलिंग है। वैसे नाम आई डोंट नो, आप जब भी कहेंगे आपसे मिलना ज़रूर होगा। Thank you so much. Thank you so much. I mean, it was lovely talking to you all. Amazing experience. Thank you so much. I look forward to seeing you all very soon. And another time, thanks to जितने भी दर्शक हैं, सुनने वाले श्रोतागण हैं, and special thanks to Ashwini Gautam and Jyotish Punj TV and the whole team of the TV जिसने ये सारा कुछ मुमकिन किया है, and plus the Lord जिसने हम सबको मिलाया है. Thank you so much. Namaskar. Thank you. Lovely meeting you all. Bye-bye. So now, how do we close this?